हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का अर्थ, यानी दोहरा लेखा प्रणाली में खातों में किस प्रकार से प्रविष्टियां की जाती है। आपको खातों के प्रकार बताए थे। नंबर 1 आता है व्यक्तिगत खाता। कौन सा खाता? व्यक्तिगत खाता, जिसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। अब व्यक्तिगत में चाहे नेचुरल पर्सन हो, ठीक है, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई भी हो, उन सब के लिए एक ही रूल होगा। और वो रूल है, वो नंबर 1 लिखा है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। इंग्लिश में कहा जाता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये सिद्धांत है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर कौन से खाते के लिए है? व्यक्तिगत खाते के लिए। पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। हम एक उदाहरण से लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, ठीक है, राम से 5,000 रुपये प्राप्त हुए। तो यहां पर व्यक्तिगत खाता कौन है? राम व्यक्ति है, और राम से आपको 5,000 रुपये मिले हैं। तो राम पाने वाला है या देने वाला है? राम है पाने वाला या देने वाला? हमें प्राप्त हुए तो राम है देने वाला। इसलिए इसकी जर्नल एंट्री की जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। तो राम को आपने क्रेडिट क्यों लिखा? क्योंकि ये देने वाला है, ये गिवर है। और अपना नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसी प्रकार से मैं आपको एक और उदाहरण के तौर पर बताता हूं। ठीक है, लिखते हैं, किशन को 10,000 रुपये का भुगतान किया। अब यहां भुगतान किसको किया? किशन को। और किशन एक पर्सनल अकाउंट है, और आपने भुगतान किया है, तो किशन ने भुगतान लिया होगा, तो वो पाने वाला है ना। इसलिए आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे, किशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और उदाहरण ले, ठीक है, मयंक को माल बेचा। अब मयंक को माल बेचा है, तो ये उधार का लेन देन है, और आपने माल बेचा है, तो मयंक आपसे कुछ ले रहा है या दे रहा है? तो आपने माल बेचा है, तो मयंक पाने वाला हो गया ना। इसलिए आप क्या एंट्री बनाएंगे? मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहां मयंक को डेबिट लिखने का कारण क्या हुआ? क्योंकि आपने उसको माल बेचा है और मयंक है पाने वाला। तो ये था हमारा व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट में एंट्री करने का नियम। आया समझ में? चलिए जी, अब हम दूसरी बात करते हैं वस्तुगत खाते की। किस खाते की बात करते हैं?
वस्तुगत। तो नंबर 2 आता है वस्तुगत खाता, यानी रियल अकाउंट। ठीक है, इसको वास्तविक खाता भी कहा जाता है। और वस्तुगत खाते का नियम होता है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जाए उसे क्रेडिट करो। तो लिखेंगे जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। ये नियम है वस्तुगत खाते का। ठीक है, इंग्लिश में डेबिट व्हाट्स कम इन। ठीक है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो, वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। हम लेते हैं उदाहरण। ठीक है, लिखते हैं रॉयल लिमिटेड से मशीन खरीदी 5 लाख रुपए। अब यहां पर मशीन खरीदी है, तो मशीन एक वस्तुगत खाता है, और वस्तुगत खाते का नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है उसको क्या करो, डेबिट। तो आप यहां मशीनरी को लिखेंगे डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए से। और मशीन किससे खरीदी है, रॉयल लिमिटेड से। और रॉयल लिमिटेड एक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्या है ये, पर्सनल अकाउंट। आया समझ में, तो नॉमिनल पर्सनल अकाउंट है नहीं। अब आप मुझे ये बताओ, रॉयल लिमिटेड एक व्यक्तिगत खाता है, तो आपने उससे मशीन खरीदी, तो वह पाने वाला देने वाला है, वह देने वाला है, मशीन आपको दे रहा है। तो आपका व्यक्तिगत खाते का नियम था पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो यहां पर रॉयल लिमिटेड है वो गिवर है, और गिवर को लिखा जाता है क्रेडिट। तो लिखा जाएगा रॉयल लिमिटेड अकाउंट 5 लाख रुपीज। आया समझ में। इसी प्रकार जो वस्तु व्यापार से जाती है, जैसे मैं लिखता हूं गीता को माल बेचा 2000 रुपए। किसको बेचा, गीता को। अब गीता यहाँ एक पर्सनल अकाउंट है, और आपने माल बेचा है गीता को, तो गीता यहाँ रिसीवर है, पाने वाली है। और व्यक्तिगत खाते का नियम क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो गीता पाने वाली है, इसलिए लिखा जाएगा गीताज अकाउंट डेबिट बाय 2000। और गया क्या, माल बेचा, और माल है एक वस्तुगत खाता। तो माल के लिए बताया था, जब माल खरीदा जाता है तो परचेज वर्ड यूज होता है, और माल बेचा जाता है तो क्या होता है, सेल्स वर्ड। तो लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए, 2000 रुपए। तो ये हो गया किसका, वस्तुगत खाते का नियम। अब हम लेते हैं तीसरा आय व्यय खाता, यानी नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब
आयव्यय खाता या नाममात्र खाता, यानी नॉमिनल अकाउंट। इसका नियम क्या है? समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट करो और समस्त आय और लाभों को क्रेडिट करो। तो नियम है समस्त खर्चे व हानियां डेबिट करो, समस्त आय व लाभों को क्रेडिट करो। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे डेबिट ऑल रिसीप्ट्स एंड लॉसेस, sorry, this is the expenditure. Debit all expenditures and losses and credit all income and gains। ठीक है, यानी कोई भी खर्चा होता है उसको डीआर करो, कोई भी आय होती है उसको सीआर करो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं किराया चुकाया 1000 रुपीज। अब किराया चुकाया है तो किराया अगर प्राप्त करते हैं तो अपनी इनकम है, और किराए का अगर पेमेंट करते हैं तो क्या है? वो अपने लिए खर्चा। तो यहाँ किराया चुकाया इसलिए किराया क्या है? खर्चा। और क्या लिखा है? समस्त खर्चों को कहाँ लिखो? डीआर। तो डीआर में क्या लिखा जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट 1000। अब चुकाया है तो कैश आपके पास से गया होगा तो 2 लिखेंगे, कैश अकाउंट 1000। इसी प्रकार से मैं कहता हूं ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ 500 रुपए। अब ब्याज आपके लिए क्या है? इनकम है। तो अगर चुकाते हैं तो खर्चा, पाते हैं तो इनकम। और पता है खर्चे सारे डेबिट लिखे जाएंगे तो इनकम सारी कहाँ होगी? क्रेडिट। तो यहां हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 500 रुपीज। ये हो गया नियम किसका? आयव्यय खाते का। अब कुछ और नियम हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक नियम इसमें आता है मुख्यतः रोकड़ यानी कैश। कैश का नियम क्या है? अगर कैश कहीं से भी आता है उसको डेबिट करो और जाता है उसको क्रेडिट करो। तो इसका नियम क्या है? रोकड़ आने पर डीआर करो, रोकड़ जाने पर सीआर करो। यानी डेबिट ऑल रिसीप्ट्स एंड क्रेडिट ऑल पेमेंट। आया समझ में? कैश कहीं से भी आयो उसको डीआर करो और कैश कहीं भी जाओ उसको सीआर करो। जैसे मैं कहता हूं 4 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। अब 4 लाख से व्यापार प्रारंभ किया है तो बिजनेस में 4 लाख रुपए आए होंगे और आते हैं तो कैश कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में। तो लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। और बिजनेस में 4 लाख रुपए कहां से है? स्वामी ने लगाए। और स्वामी क्या है? एक व्यक्तिगत खाता।
और स्वामी की जगह हम उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट लेते हैं कैपिटल अकाउंट, तो ये आएगा कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 4 लाख से। इसी प्रकार कैश कहीं से जाता है, मैं कहता हूं 20,000 रुपए का माल खरीदा, 20,000 रुपए का माल खरीदा, और तो माल खरीदता है तो व्यापार में आता क्या है? माल, और माल के लिए खरीदते समय यूज किया जाता है परचेज अकाउंट डेबिट। आप खरीदते हैं तो कैश निश्चित रूप से गया होगा, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट कहां लिखा जाएगा? यहां क्रेडिट में। आया समझ में? ये हो गया अपना कैश अकाउंट का नियम। अब एक और रह गया संपत्ति और दायित्वों से संबंधित नियम। किसका नियम? संपत्ति और दायित्वों से। ठीक है, संपत्ति व दायित्व खाता। अब संपत्ति और दायित्व खाते में क्या है? देखिए, संपत्ति और दायित्व खाते में है डेबिट ऑन एसेट्स एंड क्रेडिट ऑन लायबिलिटीज। ये क्या है? संपत्ति और दायित्व खाते का। ध्यान रखना, अगर संपत्तियों में वृद्धि होती है तो संपत्तियों को डेबिट लिखा जाता है, और संपत्तियों में कमी होगी तो संपत्तियों को क्रेडिट लिखा जाएगा। इसी प्रकार लायबिलिटीज है, उसमें अगर वृद्धि होती है तो उनको क्रेडिट लिखा जाएगा, और लायबिलिटीज में कमी होगी उसको डेबिट लिखा जाएगा। आया समझ में? ओके, तो ये हमारे थे खातों में लेखा करने के नियम। थैंक यू।